नमस्ते दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने भ्रष्टाचार, उसकी परिभाषा, उसके प्रकार और कारणों को समझा था। अब हम देखेंगे भ्रष्टाचार के प्रभाव। मित्रों, भ्रष्टाचार का प्रभाव। भ्रष्टाचार आप जानते हो एक दीमक की तरह लगा हुआ है जो समाज को बिल्कुल खोखला कर देता है और उसके विकास को अवरुद्ध कर देता है। आप अच्छा सा 2 लाइन का इंट्रो लिखें, ये दीमक का ही आप उपमा दे दें भ्रष्टाचार को। और इसके बाद तो दीमक की ही इसको उपमा दी जा सकती है। अच्छे से आपने इंट्रो दिया और उसके बाद में अपना ये वर्गीकरण करके आप बताया करो। प्रभाव, कारण हो, प्रभाव हो, जो भी हो, आर्थिक, सामाजिक, पर्यावरणीय, राजनीतिक, प्रशासनिक, इस प्रकार से बताएंगे। और ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल एक संस्था है, अंतरराष्ट्रीय संस्था, मैं अगले वीडियो में इसके बारे में भी आपको बताऊंगा। उन्होंने भी ये 4 प्रकार के कोस्ट बताए हैं कि भ्रष्टाचार के कारण हम कौन कौन सी कीमत चुकाते हैं, हमारी ये कीमत चुकाते हैं, उनको हम प्रभाव में यहाँ पर चर्चा में ले रहे हैं। तो मित्रों, भ्रष्टाचार के कारण आर्थिक प्रभाव क्या पड़ता है। देखिए, आर्थिक समृद्धि के अवसरों की समाप्ति हो जाती है। अगर शासकीय पैसे जो देश के विकास के लिए आवंटित किए गए हैं उनको व्यक्ति अपने खुद के लिए उपयोग करेगा तो क्या होगा, विकास कभी नहीं हो पाएगा, देश की अधोसंरचना रुक जाएगी, योजनाओं का लाभ हितग्राही तक ना पहुंच पाएगा, तो आर्थिक विकास, समृद्धि, विषमता आ जाएगी। और इसके कारण क्या होगा, आर्थिक विषमता आ जाएगी। ए का हिस्से का पैसा बी ले लेगा तो बी बहुत अमीर हो जाएगा और ए गरीब, अत्यंत गरीब हो जाएगा। तो ये आप प्रभाव लिखें। सामाजिक प्रभाव, देखिए, समाज में प्रशासन के प्रति एक विश्वास होता है कि सरकार हमारे लिए लगातार काम कर रही है, निष्पक्षता से काम हो रहा है। लेकिन वो अगर भ्रष्टाचार करेगी, वहाँ बैठे लोग भ्रष्टाचार करेंगे तो समाज में एक अविश्वास पैदा होगा। बस प्रशासन में फिर जनभागीदारी कम हो जाएगी, लोग भागीदारी नहीं अपनाएंगे उसमें, प्रशासन में विकास में बाधा तो बनेगी ही सही। पर्यावरणीय प्रभाव की बात करें तो देखिए, हम सुरक्षित भविष्य को खतरा है भ्रष्टाचार, ये ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने हाईलाइट किया है। क्योंकि वैसे तो भ्रष्टाचारी व्यक्ति हर प्रकार का उत्तरदायित्व भूल जाता है, उसका समाज के प्रति, परिवार के प्रति ही वो कुछ नहीं, बस स्व की भावना से प्रेरित होता है, तो पर्यावरण को तो वो भूलेगा ही सही। और पर्यावरण के लिए भी जो बजट में आवंटित पैसे होते हैं उनको तक खुद के लिए प्रयोग में कर लेते हैं। तो ये हम पर्यावरणीय प्रभाव बताएंगे। राजनीतिक प्रभाव की बात करें तो स्वतंत्रता, विधि का शासन प्रभावित होता है। व्यक्ति की स्वतंत्रता भ्रष्टाचार के कारण प्रभावित हो जाती है और उसके अधिकार समय पे उसको मिल नहीं पाते हैं। मित्रों, देखिए, आप प्रभाव बताना। प्रशासनिक प्रभाव की बात करें तो सर्विस की गुणवत्ता, सेवा की गुणवत्ता गिर जाएगी, समय पे सेवा नहीं मिलेगी, मिलेगी तो उसकी क्वालिटी सही नहीं रहेगी और उसमें विलंब बहुत होगा। अन्य आप प्रभाव बताना जिसमें न्याय व समानता का लोप हो जाना, विलंब होगा, आपको किसी सेवा में आपके साथ न्याय नहीं होगा, ये भ्रष्टाचार के प्रभाव है। अब हम देखते हैं इसको रोकने के लिए क्या क्या प्रयास किए गए हैं सरकार के द्वारा, वो मैं बताता हूँ आपको। अब देखते हैं भ्रष्टाचार के नियंत्रण के प्रयास सरकार ने क्या क्या प्रयास किए हैं, तो इन्हें भी आप वर्गीकृत करके ही बताएंगे। जैसे विधिक प्रयास क्या है, संस्थागत प्रयास क्या है, सामाजिक प्रयास कौन कौन से हो सकते हैं, जिसे समाज में, समाज के लोगों के द्वारा, हमारे द्वारा किया जाना चाहिए। तो सूचना तंत्र और मीडिया की क्या भूमिका हो सकती है, तो ये प्रयास आप बताना है वहाँ पर। विधिक प्रयासों में आप बताएंगे भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम 1988 में लाया गया था, जिसे भ्रष्टाचार को दंडनीय अपराध घोषित किया गया है। वैसे मैं आपको बता दूं, आईपीसी की धारा 161 में भी भ्रष्टाचार को परिभाषित किया गया, वहां भी दंड का प्रावधान है। बेनामी संपत्ति लेन देन अधिनियम 1988, भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम 2018, ये विजय माल्या, नीरव मोदी के ऐसे जो मामला है उसके बाद ये लाया गया है। विसिल ब्लोअर अधिनियम 2014। मित्रों, जो भ्रष्टाचार की सूचना देता है, प्रशासन में भ्रष्टाचार चल रहा है उसकी सूचना देने वाले व्यक्ति को विसिल ब्लोअर कहा जाता है। और अनेक ऐसे मामले देखने में आते हैं जो विसिल ब्लोअर की हत्या कर देते हैं, उनको धमकियां मिलती है, तो उनको सुरक्षा देने के लिए इस अधिनियम में प्रावधान किए गए हैं। उनकी जानकारी गोपनीय रखी जाती है सरकार द्वारा, ताकि ऐसे लोग सामने आए, भ्रष्टाचार को उजागर करें। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005, ये बहुत मील का पत्थर माना जाता है। हालांकि क्रियान्वयन के स्तर पर काफी चुनौतियां हैं इसमें, सूचनाओं का ना मिलना, अधूरा मिलना, इनकार कर देना, बहाने बनाकर, ये समस्याएं आती है। लेकिन फिर भी पारदर्शिता लाने में ये अधिनियम काफी कारगर साबित हुआ है और केंद्र और राज्य स्तर पर सूचना आयोगों की स्थापना भी की गई है इसमें। इसके बाद है लोकपाल व लोकायुक्त अधिनियम 2013। अन्ना हजारे आंदोलन के बाद इस अधिनियम को पारित किया गया और लोकपाल की स्थापना की गई और लोकपाल प्रधानमंत्री सहित विभिन्न
कार्यालयों का उसका मंत्रालयों का भ्रष्टाचार से संबंधित सुनवाई कर सकता है, वहां पर वो जांच कर सकता है मित्रों। तो ये है विधिक उपाय। अगर आप ये 6 विधिक उपाय बता दोगे तो काफी आपका उत्तर प्रभावी रहेगा। इसके अलावा विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम फेमा भी बता सकता है, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट फेमा, ये 1999 में आया था, ये भी आप बता देना। अब हम बात करेंगे संस्थागत। तो कौन कौन सी संस्थाएं भ्रष्टाचार नियंत्रण करती, तो आपने प्रवर्तन निदेशालय मतलब ईडी तो सुना होगा, आप इसका हवाला देना। सीबीआई भ्रष्टाचार इसकी विंग होती है एक, उसके तहत जांच करती है। सीवीसी सतर्कता आयुक्त 1964 में इसका गठन हुआ, 2003 में विधिक दर्जा मिला था। संथानम समिति की सिफारिश पर हम अलग से भी पढ़ेंगे, आयोग भी पढ़ते हैं सेकंड पेपर में, वहाँ भी इसको पढ़ते हैं। लोकपाल, बिल्कुल ये तो संस्था है, इसे सर्वोच्च संस्था मानी जाती है भ्रष्टाचार नियंत्रण के लिए भारत में स्थापित। FATF मतलब फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, ये भी जो वित्तीय गबन के मामले होते हैं, वित्तीय अनियमितता के मामले होते हैं, उसमें उसको नियंत्रित करने के लिए गठित किया गया टास्क फोर्स है। अब इनको हम अलग से भी कभी देख लेंगे। फिलहाल आप इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए किस प्रकार से कंटेंट को देंगे ये मैं आपको यहाँ बताना चाह रहा हूँ। या आप इतना सा स्क्रीनशॉट भी ले लेंगे और अपने उसमें लिख लेंगे तो आपका ये उत्तर बड़ा अच्छे से हो जाएगा। पहले आराम से परिभाषा बताना, परिभाषा बताने के बाद में उसकी आवश्यकता बताना कि नियंत्रण क्यों किया जाना चाहिए, है ना। 2 लाइन में बताना कि भ्रष्टाचार नियंत्रण करने से ही हम आर्थिक विकास की दिशा तीव्र कर पाएंगे और सही सुनिश्चित कर पाएंगे और समावेशी विकास सुनिश्चित होगा, अन्यथा ये दीमक की तरह हमारे विकास को अवरुद्ध कर देगा। तो इस प्रकार से आप बताना, फिर नियंत्रण के प्रयास बताना। सामाजिक, ये मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है, मुझे लगता है कि आप इतने परिपक्व और जागरूक नागरिक तो हैं। समाज में जो भ्रष्टाचारी व्यक्ति है उसका हमें बहिष्कार करना चाहिए। जो व्यक्ति नैतिक मूल्यों का पालन करता है, ईमानदार है, उसको पुरस्कृत करना चाहिए। ये पहला काम तो ये हो गया। समाज में परिवार एक समाज की महत्वपूर्ण इकाई होता है, तो परिवार से ही हम ऐसे संस्कार हमारे सदस्यों को दे ताकि वो ऐसा आचरण करे जो भ्रष्टाचार को कम करने में सहयोग हो सके। तो ये चीजें हो गई। समाज में हमें ऐसा प्रतिमान नहीं बनाना है कि जो आर्थिक उपलब्धियां हैं वही सम्मान का एक मानक मानी जाएगी, तो भी भ्रष्टाचार कम होगा। तो ये सामाजिक उपाय हो गए इसके कम करने के। सूचना तंत्र और मीडिया की भूमिका, ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है मित्रों, इसको अच्छे से लिखना। सूचना तंत्र जितना पारदर्शी, जितना तीव्र और तकनीकी रहेगा उतना ही भ्रष्टाचार कम रहेगा। सरकार की प्रत्येक योजनाओं को बनने से लेकर अंतिम क्रियान्वयन और उसका जो नियंत्रण की प्रक्रिया होती है तब तक की जो प्रत्येक स्तर की सूचना अगर जनता को मिलेगी, भ्रष्टाचार ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। मीडिया की भूमिका, इसमें आप बताना। मीडिया चतुर्थ स्तंभ लोकतंत्र का माना जाता है, तो ये क्या करती है, नागरिकों को सशक्तिकरण करने का काम करती है। अगर अच्छे से अपने कर्तव्यों को निभाए, लोगों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करे, ये जो सारे अधिनियम बने हैं इनका लाभ उठाने के लिए लोगों को शिविरों के माध्यम से जागरूक करे और जनमत संग्रह के माध्यम से एक राय का निर्माण कर सकती है। और तो ये मीडिया की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है, भ्रष्टाचार को उजागर भी करती है मीडिया। तो ये आप इस प्रकार से भ्रष्टाचार नियंत्रण के प्रयास लिखेंगे। और इसके अलावा अन्य करके आप बता देना, अंतर्राष्ट्रीय प्रयास भी चल रहे हैं, जैसे ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल है, UNCSC है, हम देखेंगे उसे भी। UNCSC के बारे में मैं आपको थोड़ा बता दूं। UNCSC का मतलब होता है यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन अगेंस्ट करप्शन। ये 2003 में हुई प्रसंविधा थी, इसमें बहुत सारे देशों ने साइन किए हैं और उसमें प्रतिबद्धता बताई है कि हम हमारे देश में भ्रष्टाचार नियंत्रण के विभिन्न प्रकार के वैधानिक और संस्थागत उपाय करेंगे। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की में भी आपको भी एक अलग से वीडियो लाके बताऊंगा। अभी संक्षेप में बता दूं कि 1993 में गठित एक संस्था है और बर्लिन जर्मनी में इसका मुख्यालय है और हर साल ये एक रिपोर्ट प्रकाशित करती है। आपने सुना होगा भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक, भ्रष्टाचार बैरोमीटर। तो ये भ्रष्टाचार हो रहा देश में कितना भ्रष्टाचार है, इस आधार पर देशों को सूचीबद्ध करता है, लिस्टेड करता है। और हमारा अभी पिछले सूचकांक में हमारा स्थान 93rd था। अब इस बार आप अपडेट करना कौन सा स्थान है बताना। तो ये प्रमुख प्रयास है जिससे भ्रष्टाचार कम कर सकते हैं। तो हमने हमारे इस वीडियो में भ्रष्टाचार के प्रयासों को देखा। इससे पहले हमने भ्रष्टाचार के कारणों को देखा था, प्रभाव को देखा था, और इससे पहले के वीडियो में हमने परिभाषा वगैरह समझ ली थी। तो इन दोनों वीडियो से आपका ये टॉपिक लगभग पूरा आप कर दोगे। अब आगे जो हम एक वीडियो और बनाएंगे उसमें कुछ संस्थाओं की चर्चा कर लेंगे, तो ताकि आपको पूरी तरीके से ये कंप्लीट हो जाए टॉपिक। तो अब अनुमति दीजिए और अपने दोस्तों के साथ में इसको साझा कीजिए। धन्यवाद।